सो गाइज, दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं आप कितना पैसा कमाते हैं यह इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना पैसा बचाते हैं ये इम्पोर्टेंट है। और कितना पैसा बचाया उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पैसा बचाया उसे कहाँ और किस तरह इन्वेस्ट किया। सपोज कीजिए आप महीने के 50,000 रुपये कमाते हैं और आपका महीने का खर्चा 55,000 है, तब क्या होगा? आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होगा इस स्थिति में क्या करना चाहिए जिससे हमारा खर्च कम हो और हम अपने फैमिली के लिए कुछ पैसा सेव कर सके। यदि आपको पता नहीं है इस स्थिति में क्या करना चाहिए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने पैसे को मैनेज करना सीखना होगा। पैसे को मैनेज करने के लिए आपको सिंपल एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा जिससे आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं और आप अपना गोल्स अचीव कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिनांस जोन। मैं हूं दिलीप कुमार सैनी और आज की इस वीडियो में हम लोग 6 स्टेप सिंपल फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली एक विजन है जो हम अपने फ्यूचर के लिए बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, जैसे कार खरीदना, घर खरीदना, घूमने जाना, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना या फिर हॉस्पिटल एक्सपेंस। तो इनमें से कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो हमें पता ही होता है कि हम लेने वाले हैं, जैसे कि हम फ्यूचर में कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, घूमने जाएंगे। ये सब की इच्छाएं और गोल्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ जाते हैं जहां पर हमें अचानक से फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे कि हॉस्पिटल एक्सपेंस। तो फाइनेंशियल डिसीजन में हम पहले से ही इन सारे डिसीजंस को प्लान कर लेते हैं कि अगर मुझे कार या घर खरीदना है तो उसके लिए मुझे कितने पैसों की ज़रूरत होगी और उसका इंतज़ाम मैं कैसे करूँगा। अगर मेरे सामने अचानक से हॉस्पिटल एक्सपेंस आ जाए तो उसका मैं कैसे मैनेज करूँगा। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है तो आप घबराते नहीं हैं और उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे आपकी लाइफ स्मूथली चलती रहती है। तो अब आपको समझ आ गया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। तो चलिए अब मैं आपको सिंपल 6 स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग बताते हैं। अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और मैं वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने और टाइम लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा पूरा फोकस इस फाइनेंशियल प्लानिंग को सिंपल से सिंपल रखना है, क्योंकि एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग वो है जो सिंपल है और इफेक्टिव है। अगर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो यह एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान नहीं है। तो अगर आपका फाइनेंशियल प्लानर बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस, बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड, बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट प्लान लेने के लिए कह रहा है तो आप मान सकते हैं कि वह अच्छा फाइनेंशियल प्लान नहीं दे रहा है। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग वह है जो सिंपल से भी सिंपल है। तो चलिए आगे जानते हैं वह कौन सा 6 स्टेप है, जिसमें सबसे पहला स्टेप्स आता है क्रिएट अ इमरजेंसी फंड। सेकेंड स्टेप्स आता है पे योर लोन्स। थर्ड स्टेप्स आता है इंश्योरेंस प्लानिंग। फोर्थ स्टेप्स आता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। फिफ्थ स्टेप्स आता है टैक्स प्लानिंग।
और लास्ट स्टेप्स आता है रिटायरमेंट प्लानिंग। तो आज मैं इन सारे स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कैसा होगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के साथ, क्रिएट अ इमरजेंसी फंड। दोस्तों, आपको एक थंब रूल याद रखना है। आपके महीने का खर्चा जितना है उसका 6 टाइम अपने सेविंग अकाउंट में सेव करना है। सपोज कीजिए आपका महीने का खर्चा 25,000 रुपये है, तो आपके सेविंग अकाउंट में 1.5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड के रूप में होनी चाहिए, जिसे आप सिर्फ अपनी मुसीबत के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी जॉब चली गई, या कोई हेल्थ इशू हो गया, या फिर बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो इन सभी कारणों की वजह से आपकी डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिससे आपके पास 6 महीने का समय रहता है कोई दूसरा जॉब खोजने के लिए, या फिर अपने बिजनेस में हुए लॉसेस को रिकवर करने के लिए। तो आप समझ चुके हैं कि क्यों हमें सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। तो इसके बाद सेकेंड स्टेप्स आता है पे योर लोन्स। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का लोन्स है, जैसे कि पर्सनल लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, या फिर किसी क्रेडिट कार्ड का ईएमआई, तो सबसे पहले आपको उस लोन को क्लियर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस लोन का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और कई बार लॉन्ग ड्यूरेशन के लोन में आपका इंटरेस्ट है जो आपके ओवरऑल लोन अमाउंट से भी ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपका फाइनेंशियल सिचुएशन और भी ख़राब हो जाता है। इसलिए जितना कमाते हो उससे कम खर्चा करो और सबसे पहले अपनी लोन को चुकाने की कोशिश करो। इसके बाद थर्ड स्टेप्स आता है इंश्योरेंस प्लानिंग। यह वह स्टेप्स है जहां पर लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि उन्हें कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कितना लाइफ कवर होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि इंश्योरेंस के नाम पर इंडोमेंट फंड, मनी बैक प्लान या फिर यूलिप चला रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में इन सारे इंश्योरेंस का कोई ज़रूरत नहीं होता है। इंश्योरेंस को बिल्कुल सिंपल रखिए। पहली चीज़ आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है, और दूसरी चीज़ मेडिकल इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। लाइफ इंश्योरेंस लेने का एक थंब रूल है, घर में जो अर्निंग मेंबर है उसका लाइफ इंश्योरेंस उनके एनुअल इनकम का 20 टाइम्स ले लीजिए। सपोज कीजिए आप अपने घर का सिंगल अर्निंग मेंबर है और आपका एनुअल इनकम 4 लाख है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस 80 लाख या मैक्सिमम 1 करोड़ का लेना चाहिए। तो इसके साथ यदि आप चाहते हैं तो क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं, और कोई दूसरा इंश्योरेंस लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अर्न नहीं करता है, उसका लाइफ इंश्योरेंस मत लीजिए। जो व्यक्ति अर्न करता है उसका एनुअल इनकम का 20 टाइम्स लाइफ कवर लीजिए, और यह बहुत ही सस्ता होता है। यदि आपका उम्र 30 से 35 साल, तो आपको 10 या 11,000 रुपये साल का प्रीमियम आएगा, यानी कि महीने के 1,000 से भी कम, और आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर आपका उम्र ज़्यादा नहीं है, 20 या 25 साल है, तो आपको 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस केवल 499 रुपये में पॉलिसी बाजार पर मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद मेडिकल यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपके घर में सबका लेना चाहिए। आपका होना चाहिए, आपके बच्चों का होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का होना चाहिए। इसी तरह से आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं
उन सब का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पर पर्सन 2 लाख होना चाहिए। यह कम भी हो सकता है। अगर अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इंश्योरेंस न लेने से बेहतर है कम से कम 1 लाख का ले लीजिए, लेकिन एटलीस्ट 1 लाख रुपए पर मेंबर के हिसाब से होना चाहिए। तो ऐसे करके आपके पास लाइफ इंश्योरेंस आ गया, क्रिटिकल इलनेस राइडर आ गया और हेल्थ इंश्योरेंस आ गया, जिससे आपकी इंश्योरेंस की नीड खत्म हो गई। अब इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की कॉम्बिनेशन, मनी बैक प्लान, इंडोमेंट फंड और यूलिप प्लान के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट 4th स्टेप्स, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो चलिए जानते हैं इन्वेस्टमेंट का क्या क्या ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद 5th स्टेप्स आता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों की है जो साल का 6 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं। अगर आपका इनकम 6 लाख रुपए से कम है तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चों की कॉलेज की फ़ी हो गई, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। LIC पॉलिसी है, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्ट कर लीजिएगा, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आपका इनकम 6 लाख रुपए से भी ज़्यादा है तब आपको अच्छी टैक्स प्लानिंग करनी होगी। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप ATC को पूरा यूज कीजिए, जिसमें 1.5 लाख तक आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस खरीद कर अपनी इनकम को कम दिखा सकते हैं। तो अगर आप 7.5 लाख रुपए एक साल में कमाते हैं तो 1.5 लाख वो आपका ATC में चला जाएगा, वो आपके इनकम में काउंट नहीं होगा। आप 50,000 का NPS ले लीजिए, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन मिल जाएगा, होम लोन का डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये सारे डिडक्शन ले लीजिए, जिससे आपको टैक्स कम देना पड़ेगा और अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। इसके बाद आता है लास्ट स्टेप्स, रिटायरमेंट प्लानिंग। तो रिटायरमेंट प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप यह देख लीजिए कि आज का कितना खर्चा है और रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने कितना पैसा चाहिए अपने खर्चे को पूरा करने के लिए। मान लीजिए आपको रिटायर होने में 30 साल का वक्त है, तो आज से उतना पैसा NPS में डालिए कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने 60,000 रुपये मिलने लगे। तो बस आपको यह देखना है, कोई SIP कैलकुलेटर उठाकर कि कितना पैसा इस महीने से इन्वेस्ट करे और वह 10 या 12% से ग्रो करेगा, जो कि NPS रिटर्न देता है। तो कितना इन्वेस्ट करे कि रिटायरमेंट के बाद 60,000 रुपये मिलेगा। इसका आप एन्युटी प्लान ले लेंगे तो आपको हर महीने 60,000 रुपये मिलने लगेगा और आपका पैसा भी ग्रो करता रहेगा। ये सब कुछ अगर आपने कर लिया तो आपका 6 स्टेप फाइनेंशियल प्लान खत्म हो गया और आपने अपनी लाइफ को सिक्योर कर लिया। तो ये इतना सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाने हैं। आपको इंस्ट्रूमेंट्स को कम से कम रखना है ताकि पेपर वर्क कम रहे। अगर आपको कल कुछ हो गया तो आपके परिवार वाले उन पेपर्स को संभाल सके और आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका फ़ायदा उठा सके। तो चीज़ों को सिंपल रखना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान वह है जो सिंपल है और इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, ताकि हमें फीडबैक मिले और हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।